जय हिंद प्यारे बच्चों। नीट 2025 का पेपर आने वाला है और बहुत सारे बच्चों के हाथ पैर फूल रहे हैं। बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है ये। आपकी जगह मैं होता तो मेरे भी हाथ पैर फूल रहे होते और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। पिछले साल भी जिन्होंने पेपर दिया था और आने वाले सालों में भी जो पेपर देते हैं, जब हम साल भर मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर फूलते हैं। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कीजिए और जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट से यानी कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं। सारे बच्चे उसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरी 10 दिन में आपको किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये वीडियो आपने हमें पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले दे देते हैं तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये चैप्टर मुझे छोड़ना है और ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, जो कि मुझे लगता है गलत है। अभी आखिरी 10 दिन में वो सारे बच्चे, यहां पर 3 कैटेगरी हैं। एक वो बच्चे जिनकी फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी है, उन्हें तो सभी कुछ अच्छे से पढ़ना है, लेकिन दूसरे वाले वो बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स की ठीक ठीक तैयारी है और कहीं ना कहीं वो फिजिक्स में घबरा रहे हैं, उनका स्कोर 120 130 के ऊपर नहीं जा रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। और तीसरे वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स को साल भर छोड़ रखा था, जो सोच रहे थे कि हम बायो के दम पर या केमिस्ट्री के दम पर पेपर निकालेंगे, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भैया क्लास 11th में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनकी अगर आप ओवरऑल वेटेज देखेंगे पिछले 2-3 साल की, तो मैं यहां पर वो मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स से 2 सवाल आ रहे हैं, कभी कभी 3 भी आए हैं, एनएलएम फ्रिक्शन से 2, वर्क पावर एनर्जी से 2, सेंटर ऑफ मास आरबीएम इतना बड़ा चैप्टर है 2, ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है 2, बल्क प्रॉपर्टीज इतना बड़ा चैप्टर है 2, फिजिक्स ऑफ हीट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 और एसएचएम वेव्स 2। तो आप देखेंगे कि जो 11th क्लास के चैप्टर्स हैं उनमें क्वेश्चंस बटे हुए हैं और मुझे यहां पर दिखाई देता है एक चैप्टर ग्रेविटेशन जो बहुत प्यारा है, छोटा सा है, और यहीं पर मुझे दिखाई देता है वर्क पावर एनर्जी। इन दोनों को साथ में पढ़ने की जरूरत है। तो मैं अभी आखिरी में पूरा एनालिसिस दूंगा और मार्क्स टू साइज रेशियो पे एक बार हम बात करेंगे। तो पहले तो ये चैप्टर्स का क्वेश्चंस का वेटेज है मोटा मोटा। अगर आप देखें 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगभग 4 सवाल आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म से 4 आ रहे हैं, ईएमआई एसीएमडब्ल्यू में 4 आ रहे हैं, ऑप्टिक्स में 4 आ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में 4 आ रहे हैं और सेमीकंडक्टर में 3 सवाल आ रहे हैं। अगर मैं इन्हें टोटल जोड़ूं तो ये 7 यूनिट है, तो ये लगभग 27 क्वेश्चंस यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और मैं अगर इनको जोड़ूं तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 2 11, 2 13 और 2 15 और 3 18 और 2 20 सवाल दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक सवाल यहां पर अगर हटाऊं तो मैं एक सवाल यहां पर कम कर देता हूं और एक सवाल यहां पर कम कर दूं तो ये 18 सवाल होते हैं, ऑलमोस्ट वही 18 और 27 करके, यानी कि वही क्वेश्चंस जो है वो 2:3 में बटे हुए हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो 12th क्लास में, अभी पिछले 2-3 साल का ट्रेंड बता रहा हूं, 12th क्लास से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। तो 2:3 में अगर क्वेश्चंस बटे हुए हैं और 11th क्लास का सिलेबस भी बड़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी हाल में 12th क्लास से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप देखते हैं कि नीट में हमेशा उन बच्चों को बेनिफिट मिल जाता है जो 12th के साथ पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड्स के लिए अभी अभी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होती है। अब यहां पर आपके लर्निंग रिसोर्स आखिरी 10 दिन में क्या होने चाहिए, तो 1 एंड ओनली लर्निंग रिसोर्स आपका एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में भी आप थ्योरी जो है उसे एक बार और रीड कर लीजिए, खासकर वो सारे चैप्टर्स जिन चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अभी आप लगभग 12-13 पेपर सारे बच्चे दे चुके होंगे फुल सिलेबस नहीं दिए हैं तो जो पार्ट सिलेबस दिए हैं, फुल सिलेबस दिए हैं, साल भर आप मॉक नीट देते हैं, बहुत सारे पेपर देते हैं, उन सब में आप देखिए जनरली आपके क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के गलत हो रहे हैं, फिजिक्स में कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं और पता लगाना है कि कौन से पार्ट के गलत हो रहे हैं। अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं जिसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, तो आपको उन टॉपिक्स को ढूंढकर उनकी थ्योरी एनसीईआरटी में पढ़नी चाहिए। जाकर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उतने हिस्से को पढ़ लीजिए। दूसरा मैं कहता हूं सॉल्व एग्जाम्पल सारे करने हैं। अगर आपके पास अभी 10 दिन है तो डेली आप टारगेट ले लीजिए कि मैं 2-2 चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल एक बार एनसीईआरटी से रीड करूंगा। एटलीस्ट आपको यह पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कहां से बना रही है और वो उसका क्या सोल्यूशन प्रपोज कर रही है। और तीसरा, अगर आपके पास टाइम है, जिसके लिए मैं अभी मना करूंगा, अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हैं तो एक्सरसाइज करें एनसीईआरटी की, वरना ना करें। दूसरा लर्निंग रिसोर्स आपका नीट पीवाईक्यू है। आप नीट पीवाईक्यू के सिलेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो आपने बार बार अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आपसे गलत हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख सकते हैं। ये 2 लर्निंग रिसोर्स अभी आखिरी पर है और एक तीसरा लर्निंग रिसोर्स जो आपने साल भर शॉर्ट नोट्स या क्लास नोट्स बनाए हैं उन्हें आप रिवाइज करेंगे, बस। इसके अलावा आप आखिरी 10 दिन में कुछ भी नहीं करेंगे। जो जेईई मेन पीवाईक्यू लगाने का आपने टारगेट लिया हुआ था, जिसने जितने लगा लिए हैं थैंक यू, इसके बाद उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बच्चा जिसकी पूरी तैयारी है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो जेईई मेन पीवाईक्यू लगा सकता है। बाकी ये मीडियोकर और
बिलो एवरेज जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए ये एक स्ट्रैटेजी है, आखिरी में आप केवल इस पे काम करेंगे। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं मार्क्स टू साइज रेशियो पर, जो चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया ये है लोएस्ट मार्क्स टू साइज रेशियो वाले चैप्टर, यानी कि जिनका मार्क्स टू साइज रेशियो सबसे कम है, साइज बड़ा मार्क्स कम, यानी कि ये वो चैप्टर्स हैं और मैंने सीक्वेंस से लिखे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं छोड़ सकते हैं, ये उनके लिए कह रहा हूं जिनकी तैयारी बहुत खराब है, घबराए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले वेव्स, हम वेव्स से बहुत घबराते हैं। अब वेव्स का सवाल अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 आ रहा है, इसके अलावा वेव्स का सवाल ही नहीं आ रहा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर सेंटर ऑफ मास और आरबीएम बड़ा चैप्टर है, इसमें आप कोलिजन को वर्क पावर एनर्जी में काउंट कर लीजिए, कोलिजन नहीं छोड़ सकते, कोलिजन जरूर तैयार करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने कोलिजन को वर्क पावर एनर्जी में दिया है। हम लोग अपनी क्लासेस में सेंटर ऑफ मास के बाद कोलिजन पढ़ाते हैं, तो आप कोलिजन केवल कर लीजिए, और अगर आरबीएम में से कुछ करना चाहे तो केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर ले, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा पढ़कर केवल 2 सवाल आने हैं। यहां 0 और 1 ये रेशियो है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, पूरा इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो 1 सवाल आएगा, पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ोगे तो बिल्कुल ये तो टॉप पे है, इसका साइज बहुत बड़ा है फ्लूइड्स का, 1 सवाल आता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं क्या क्या बोल रहा हूं, पूरा कैलोरीमेट्री, पूरा थर्मोमेट्री, पूरा हीट ट्रांसफर, ये 3 ऐसी चीजें हैं, इन तीनों को मिलाकर कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री और हीट ट्रांसफर को मिलाकर 1 सवाल आ रहा है, तो आप छोड़ सकते हैं। सर आपने यहां थर्मोडायनेमिक्स क्यों नहीं लिखा? थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी से भी तो 1-1 सवाल आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि थर्मोडायनेमिक्स केटीजी से 1-1 सवाल फिजिक्स में बनते हैं, लेकिन वही केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स आपके केमिस्ट्री में भी 1-2 सवाल बनवा देंगे, तो ओवरऑल वेटेज आपकी पूरे पेपर में उसकी 4 सवाल है, तो उसे आप ना छोड़ें। काइनेमेटिक्स में हमेशा कहता हूं जैसे रिलेटिव मोशन आपको करना ही नहीं है, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ये सब एनसीईआरटी ने, एनटीए ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, साफ कर दिया है। जैसे यहां पर आप सेंटर ऑफ मास आरबीएम में रोलिंग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। यहां पर काइनेमेटिक्स में आप समझिए इतना सारा काइनेमेटिक्स पढ़ के 2 सवाल आ रहे हैं, उसमें से भी 1 सवाल जो आ रहा है वो वेक्टर का आ जा रहा है, तो वो तो हमारे हिसाब से फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स का पार्ट हुआ। तो मुझे क्या लगता है यहां पर आप केवल बेसिक्स काइनेमेटिक्स में केवल आप देख लें, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लें, एसटीवीटी एटी ग्राफ देख लें फटाफट, और सर्कुलर मोशन में केवल आपको 2 तरह के एक्सेलरेशन पता होने चाहिए, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। बहुत ज्यादा पेन काइनेमेटिक्स का नहीं लेना है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से भी 1 या 2 सवाल आ रहे हैं, बल्कि 1 ही सवाल आ रहा है। यहां पर ज्यादातर सवाल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले पार्ट से आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में आप पढ़ते हैं, पहले फोर्स और उसके बाद फील्ड पढ़ते हैं, फिर डाइपोल पढ़ते हैं, फिर गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, ये शुरुआत वाला जो पूरा हिस्सा है इसमें पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, सवाल उससे 1 आता है। और जो सवाल भी आ रहा है वो बहुत फंडामेंटल और बेसिक आ रहा है। जिस लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको कोचिंग पे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उस लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे सर ये बातें आप हमें अभी क्यों बता रहे हैं? बेटा देखिए, क्लासेस पढ़ाई जाती हैं परफेक्ट स्कोर को ध्यान में रखकर। अब आखिरी 10 दिन है, अपना स्ट्रेस दूर करें और ये टॉपिक्स आप चाहे तो छोड़ दें। जो टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते वो ये है, और ये लगभग मुझे लगता है टोटल 26 हो रहे होंगे टोटल मिला के, नियरली 25 क्वेश्चंस की, लगभग 100 नंबर की आपकी तैयारी है, जो आप बिल्कुल ना छोड़े। जिसमें टॉप पर है सेमीकंडक्टर, इसका हाईएस्ट साइज मार्क्स टू साइज रेशियो है। रीजन, बहुत कम टाइम में 3 सवाल तैयार हो रहे हैं, इससे तेज कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर छोड़ के जा रहे हो तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ रहा है, डायरेक्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन पर 1 सवाल आ रहा है। जो ग्राफ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 10 ग्राफ आपके नोट्स में बनाए गए हैं, वहां से सवाल आना ही आना है, 1 आधे ग्राफ पर सवाल आ जाएगा। फिर एटम्स में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, और सबसे बड़ी बात है मॉडर्न फिजिक्स की एक और खास बात है, यहाँ +1 इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में काम आ जाएगा। वहां हालांकि क्वेश्चन क्वांटम नंबर पे बनता है, आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपका वहां अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो लाइमन बामर जो आपकी एमिशन सीरीज है उससे कुछ सवाल बन सकता है, रिडबर्ग कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ सवाल बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुल मिला के मॉडर्न फिजिक्स को तो कतई नहीं छोड़ना है। तो ये 4 और 1 5 सवाल यहां से बन गए। ईएमडब्ल्यू जरूर तैयार करना है। यहां आपको पढ़ना क्या है ईएमडब्ल्यू में? डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पढ़नी है, और मॉडिफाइड आपका एम्पियर सर्कुलर चल रहा है उसी में आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट में ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईएमडब्ल्यू के यूजेस याद करने हैं, वो एक टेबल पूरी बनी हुई है वो याद करनी है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाया गया है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से निकलवाई गई है। तो केवल इतना काम करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हिस्सा है रेडिएशन प्रेशर। आपको पता होगा रेडिएशन प्रेशर जो हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया है वो इसी का हिस्सा है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो वो जो आपको IA/C 2IA/C वाले 4 फॉर्मूले याद कराए थे, उससे आपका ईएमडब्ल्यू तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। अब जो वेव ऑप्टिक्स है, अगर आप उसे देखेंगे तो यहां पर जो वेव ऑप्टिक्स है ये बेसिकली
आपका हो गया YDSC, उसके बाद हो गया आपका डिफ्रेक्शन, उसके बाद हो गया आपका पोलराइजेशन। तो आप कम टाइम में 2 सवाल पिक कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है, इसको छोड़ना नहीं है। आप नोटिस करेंगे मैंने यहां रे ऑप्टिक्स को नहीं रखा, रे ऑप्टिक्स में से एक टॉपिक रखा है प्रिज्म प्लस TIR। दादा इसे नहीं छोड़ सकते यार, आप ये समझ लो ऑलमोस्ट हर साल प्रिज्म का सवाल आ रहा है और प्रिज्म के अंदर लाइट को भेजकर वहां TIR करवाता है। तो ये प्रिज्म प्लस TIR के 5-7 एग्जांपल्स आप जरूर कर ले। आप कहेंगे तो आपको एक वीडियो हम प्रिज्म प्लस TIR की दे देंगे, जिसमें हम प्रिज्म और TIR के 5-7 सवाल मैं या पवन सर आपको भेज देंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि सवाल बन कहां से रहा है। इसके बाद आ जाइए वेव ऑप्टिक्स के बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कहां से सवाल बन रहा है भाई? या तो एक सवाल स्क्रू और वर्नियर में से आएगा, या फिर एक सवाल आएगा एरर कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसी में आप एक मान लीजिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा वहां एक्यूरेसी प्रिसीजन का कोई सवाल आ जाएगा। तो कुल मिला के जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पार्ट है, वहां मैं नोटिस करता हूं कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से उतना नहीं, बल्कि एरर्स एंड मेजरमेंट वाले पार्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। उसमें भी मेजरमेंट पूरा हट चुका है, पैरालेक्स मेथड, ओलिक एसिड मेथड और वो सब जो आप पढ़ते थे वो सब अब सिलेबस में नहीं है। तो ये भी मैं मानता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट अपने को छोड़ना नहीं है। फिर मैं कहता हूं वर्क पर एनर्जी और ग्रेविटेशन जरूर पढ़ना है। रीजन बिहाइंड दैट इज कम से कम 4 सवाल अगर वहां पर दिखाई दे रहे हैं हमें, अकेले ग्रेविटेशन पढ़ के आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अकेला ग्रेविटेशन बिना एनर्जी के चलेगा नहीं। तो वहां जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा भाई? यहां से यहां ऑब्जेक्ट को भेज दिया, बताइए कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, कितना वर्क डन करना पड़ा, उसके लिए वर्क पर एनर्जी आना चाहिए। तो वर्क पर एनर्जी फटाफट से हो जाएगा, जहां पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी आनी चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी की कंडीशन पता होनी चाहिए और वो लगाना आना चाहिए, बस। इसके अलावा आप ग्रेविटेशन तैयार कर सकते हैं। 4 सवाल वहां से आपको मिल जाएंगे लगभग। फिर आता है मैग्नेटिज्म। मैं आज से 2 साल पहले सजेस्ट करता तो मैग्नेटिज्म बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उस समय आपको अर्थ मैग्नेटिज्म भी करना पड़ता, साइक्लोट्रॉन भी करना पड़ता। आज मैग्नेटिज्म का सिलेबस इतना छोटा हो गया है कि भाई आप केवल बायोट-सैवर्ट्स लॉ के फॉर्मूले याद करो, बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन के फॉर्मूले याद करो, एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके एप्लीकेशन के फॉर्मूले याद करो, QV क्रॉस भी याद करो, आइडियल क्रॉस भी याद करो और NIA क्रॉस भी याद करो। गैल्वेनोमीटर के फॉर्मूले में कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर में आपको NIAB बराबर K अल्फा याद करना है, वहीं से आपके सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। तो चैप्टर इतना आसान हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया है, बार मैग्नेट पूरा डाइपोल से कॉपी पेस्ट करके आया है, और जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है वह डाया पैरा फेरो की कहानी है, और 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपको याद करनी है ना। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो मैग्नेटिज्म है, 4 क्वेश्चन अगर वहां से बन रहे हैं तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। कम टाइम में 4 सवाल तैयार होते हैं। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो 4 सवाल है, पीछे किसी पेपर में 5 सवाल भी आए हैं। खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी की खास बात यह है, यहां पर जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, भाई पता नहीं क्या हो गया है नीट को, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, आपको पहले भी बताया है, इस पर भाई साहब भर भर के सवाल आए हुए हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में कभी वो ग्राफ पूछ रहा है कांस्टेंट एंड मैंगनीन और कॉपर वाला, कभी वो सेमीकंडक्टर का ग्राफ पूछ रहा है, कभी वो वहीं पर सवाल बना रहा है कि भाई अलॉय की और एक प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कंपेयर करा रहा है और उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करा रहा है। तो आप जब बुकलेट पढ़ेंगे हमारी, तो वहां पर आपको ये पूरा दिखाई देगा। तो 4 सवाल लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं। वहां पर बच्चे सोचते हैं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी से ना बड़े बड़े सर्किट के सवाल आएंगे। नो, बिल्कुल नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आ रहे हैं बहुत सारे थ्योरेटिकल। इसलिए मैं कहता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। एक दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो दूसरी जगह बनेगी आपकी, वो बनेगी ग्रुपिंग वगैरह वाली। तो ग्रुपिंग वगैरह अपन तैयार करेंगे, स्टैंडर्ड केसेस याद करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज से 2 साल पहले हुआ करता था पोटेंशियोमीटर, जो पूरा जड़ से हटा दिया गया। तो जब पोटेंशियोमीटर ही नहीं बचा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई टफ टॉपिक नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिज्म प्लस TIR एक सवाल, तो 25 सवाल के आसपास जिसको तैयार करने हैं उसके लिए ये टॉपिक्स हैं तैयार करने के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि भैया आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी है। मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी पे बात नहीं कर रहा हूं, पेपर अटेम्प्ट करने को लेकर अलग से बात करेंगे। अभी मैं केवल सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स में मेरे एंड मोमेंट पे आखिरी 10 दिन में ये 25 सवाल तैयार हो जाए, तो बस आप इतना कर लीजिए, ये रिवाइज कर लीजिए। हमने अपने बच्चों को जो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ रहे थे, उन सारे बच्चों को सरसरी निगाहों से वीडियोस दी हैं। आपको क्या करना है, सेमीकंडक्टर का सरसरी खोलना है, सरसरी की वीडियो देखनी है। उसके बाद आप हमारा मॉडर्न फिजिक्स का देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स की सरसरी की वीडियोस आपके पास आई हुई है। EMW इतना इतना हिस्सा आप तैयार कर लीजिए और इसके नीट PYQ लगा लीजिए, एनसीईआरटी रीड कर लीजिए और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल लगा लेंगे, तो इन सारे चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी भी आखिरी 10 दिन में आप पूरा पासा पलट सकते हैं और लगभग 100 नंबर यहां से उठा सकते हैं। और ये वाले टॉपिक्स को आप सबसे एंड में कीजिएगा जो मैंने आपको बताया। जैसे आप बिल्कुल, अच्छा सेंटर ऑफ मास RBM से बच्चे डरते बहुत है, और सर मेरा RBM तैयार नहीं। अरे यार, सेंटर ऑफ मास RBM में मैं कहता हूं केवल 2 चीजें तैयार कर ले। एक कोलिजन तैयार कर ले
और एक उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले याद कर ले और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीख ले। बहुत ज्यादा चांस रहता है कि सवाल यहीं से आ जाए, और इसके अलावा कुछ आएगा तो भैया मैं छोड़ाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है भाई। जिसको 180 में से 180 नहीं लाने हैं वो इलास्टिसिटी में अगर कोई मुझे बोले सर पूरा छोड़ दूं इलास्टिसिटी, अरे भाई 3 तरह के स्ट्रेस, 3 तरह के स्ट्रेन, 3 तरह के मॉड्यूलस, बस इतना याद रख और बात खत्म कर। एक पेज में इलास्टिसिटी के फॉर्मूले लिख, सारे फॉर्मूले पढ़ ले, वहां फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो छोड़ाऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा छोड़ दे, अगर तुझे समझ नहीं आया पूरा छोड़ दे बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने आखिरी में इसीलिए पढ़ाया था आप लोगों को कि फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे थर्मल प्रॉपर्टीज छोड़ सकते हो। काइनेमेटिक्स मैंने आपको बताया, जितना आप काइनेमेटिक्स के पीछे पड़े रहते हो उतने सवाल आ कहां रहे हैं। जैसे कि रिलेटिव मोशन मैंने बोला पूरा छोड़ दीजिए, चक्कर में ही मत पड़िए। फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में आप बहुत टाइम देते हो, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ही पढ़ रहे हो बहुत सारे दिनों तक। इसको देना है 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे में सारे फॉर्मूले देखने हैं। डाइपोल के 5 फॉर्मूले, गॉस थ्योरम में जो 4-5 फॉर्मूले हैं वो याद करो, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर याद करो, और थैंक यू। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी कराए हुए आपको जिनमें इंटीग्रेशन हो रखा है, बड़ी रॉड की वजह से चार्ज पे फोर्स निकालो, कुछ नहीं आने वाला। मतलब पूरे नीट के पेपर में इंटीग्रेशन का बमुश्किल 1 या 2 सवाल आना है। तो जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन के सवाल है वो जेईई मेन वाले के लिए और जेईई एडवांस के लिए छोड़ दो बेटा, यहां कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो मैंने एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया, इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, क्या आप छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी, खासकर उन लोगों के जिनका आखिरी में कंगाली में आटा गीला हो रखा है। परेशान होने की बात नहीं है बेटा, 99% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, 1% होता है जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आपका दिन अच्छा होगा, बढ़िया पेपर होगा आपका। आपने साल भर पढ़ाई की है, वहां आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।